नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 6 के हिंदी व्याकरण से लेसन नंबर 16 बीच वाले लेसन मैं बाद में बताऊंगी। अभी जो इम्पोर्टेंट है आपका वो मैं पहले बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसके चक्कर में मैं सोची कि पहले मैं ये सब बता दूँ, उसके बाद में आप लोगों को बीच वाले लेसन में बताऊंगी। और देखिए, अभी आपका 16 लेसन है विराम चिन्ह। नई गुलमोहर आपके पुस्तक का नाम है जो। और उसके पहले मैं चाहूँगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि सब्सक्राइब कीजिए इसलिए ताकि आगे आने वाली जो मेरी वीडियो रहेगी आपको उसका लिंक पहले पहुँचे और आप उसको देख सकें और अध्ययन कर सकें। चलिए, अब हम देखते हैं आपका विराम चिन्ह। तो इसमें देखेंगे हम, पहले देखिए आपका यहाँ एक छोटा सा पिक्चर दिया हुआ है और कुछ लिखा भी हुआ है, तो पहले हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है, अध्यापिका कक्षा में एक छात्र को खड़ा करके उसे डांटती हुई अपनी वाणी को विराम लगाओ अमन, इस तरह से बोलती है। तो इसमें क्या है कि इस चित्र में अध्यापिका अमन को डांटते हुए कह रही है कि अमन अपनी वाणी को विराम लगाओ। वाणी को विराम लगाने का अर्थ है बोलना बंद करो। क्या आप अब बता सकते हैं कि विराम शब्द का क्या अर्थ है? क्या आप बता सकते हैं बच्चों? विराम शब्द का अर्थ है रुकना। क्या होता है? रुकना। भाषा में जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो लगातार बोलते चले जाते हैं। आप लोग एक बार लिखिए सब लोग कि विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना कमेंट में। उससे क्या होगा कि आपको लर्न हो जाएगा, इस शब्द का मतलब पता चल जाएगा कि विराम का अर्थ होता है रुकना। तो आप कमेंट में इसको लिखिए एक बार। चलिए, भाषा में जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो लगातार बोलते चले जाते हैं। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं या अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलते समय केवल रुकते ही नहीं, कभी प्रश्न पूछते हैं, कभी मना करके सिर हिलाते हैं, कभी किसी बात पर आश्चर्य प्रकट करते हैं आदि। ये सब कार्य मौखिक भाषा में हर व्यक्ति करता है। मौखिक भाषा की इन तरह की चेष्टाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। देखिए, इसमें बताया गया है कि जब भी हम बहुत सारी बातें हम आपस में एक फ्रेंड के साथ कर लेते हैं, या फिर अब घर में अपने फैमिली के साथ ही करते हैं बहुत सारी बातें, या फिर स्कूल में टीचर के साथ ही कुछ बातें करते हैं, और फिर उन्हीं जो बातों को अगर जो हमको पेपर पे लिखना हो तो उस पेपर पे तो हम लिखेंगे। तो बात तो हम लगातार करते हैं और करते समय में हर मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए अलग एक्शन, और कुछ चीज़ बोलना हो तो उसके लिए अलग एक्शन, हर मतलब शब्द के लिए हर अलग अलग तरह के हम उस पर जो है हर एक मतलब बात पे अलग अलग एक्शन करते हैं। तो ये तो आसानी से हो जाता है मौखिक, लेकिन उसको लिखित रूप देने के लिए हम कुछ चिन्ह बनाए हैं, जिससे ने हमने नहीं मतलब व्याकरण ने। और उस पे हम समझेंगे उन चिन्हों को और देखेंगे कि वो चिन्ह क्या है। तो विराम चिन्ह को हम देखेंगे। तो विराम चिन्ह हमारे यहाँ पे कुछ तालिका में दिए हुए हैं, जिसको आपको देखना है। तो देखिए, आपका देखिए पहला दिया हुआ है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो है आपका ये स्टैंडिंग लाइन की तरह ये खींचा हुआ है, जो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। और अर्ध विराम जो है आपका एक डॉट और नीचे छोटा सा कामा जैसे बनाया हुआ है बच्चों, जिसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आप। और अल्प विराम के लिए सिर्फ एक छोटा सा डॉट दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क से, तो आप लोग सभी लोग परिचित ही होंगे। और ज़्यादा आपको ध्यान देने में क्या है, अर्ध विराम और अल्प विराम में कन्फ्यूजन होता है आपको, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अर्ध मतलब क्या है कि उसमें 2 डॉट दिखेंगे छोटे छोटे,
और अल्प विराम मतलब एकदम छोटा है, बहुत छोटा है, उसमें एक ही डॉट दिखेगा आपको। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं अल्प विराम और अर्ध विराम को। और क्वेश्चन मार्क के चिन्ह को तो आप समझते ही हैं। और विस्मयादि सूचक चिन्ह जो होता है, जो स्टैंडिंग लाइन होती है और नीचे से थोड़ा सा कटा हुआ होता है, ये विस्मयादि सूचक चिन्ह। चलिए ओके, आगे चलेंगे। हम देखेंगे आपका दिया हुआ है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है स्लीपिंग लाइन होता है, जो आपका बीच में जोड़ने का काम करता है, जो योजक चिन्ह कहलाता है। और निर्देशक चिन्ह जो है आपका, जो स्लीपिंग लाइन योजक चिन्ह की होती है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है आपका निर्देशक चिन्ह जो है, वो भी स्लीपिंग लाइन ही होती है। उद्धरण जो होता है आपका, ये कामा जो होता है आपका, कामा ऊपर जो होता है वो एक दोहरा उदाहरण होता है, एक सिंगल होता है। तो इसमें दोहरा दिया हुआ है, मतलब डबल इन्वर्टेड कामा जो होते हैं, और एक सिंगल भी होता है, दो दो होते हैं। कोष्टक देखिए, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है कोष्टक। अभी हंस पद में देखेंगे, हंस पद जो है इसे हंस के पैर की तरह जो ये दिख रहा है यहाँ पे, आप देखिए। आइए अब दूसरा एकदम लास्ट वाला जो है आपका, ये लांघव या संक्षेपक चिन्ह है, जो पूरा जीरो जैसे बनाया हुआ है। चलिए इस तरह से हम आगे चलेंगे और देखेंगे। और आपका हम देखेंगे तो दिया हुआ है, पहले इसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम पे हम देखेंगे वाक्य की समाप्ति पर चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। जैसे हम कोई वाक्य बोलते हैं, उसको कंप्लीट वाक्य जो रहता है उस पर हम लगाते हैं पूर्ण विराम। और अर्ध विराम को अभी मैंने बताया था कि जो डबल डॉट दिखेंगे छोटे छोटे, तो अर्ध विराम होगा। जब वक्ता पूर्ण विराम की तुलना में कम समय, लगभग आधा के लिए रुकता है, अर्थात अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा बीच में रुकना है। जैसे पूर्ण विराम जैसे कंप्लीट सेंटेंस रहेगा, उस कंप्लीट सेंटेंस में थोड़ा बड़ा सेंटेंस रहता है, तो बीच में हमको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तो उस बीच में जब रुकेंगे तो वहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, अर्ध विराम लगाएंगे ऐसे में। तो देखिए ये जो है आपका, सब लोग चिल्लाते रहे पर किसी ने नहीं सुनी। इसमें देखिए यहाँ पे चिल्लाते रहे के पास में यहाँ पे अर्ध विराम लगा हुआ है, चिल्लाते रहे पे यहाँ पे लगा हुआ है। और इसी तरह से आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है बच्चों। सब लोग दवाई तलाशते रहे पर दवाई नहीं मिली, क्योंकि इसमें भी देखिए मिली के पास लगाया हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया कि कंप्लीट सेंटेंस इसमें लिखे रहेंगे, पूर्ण विराम लास्ट में रहेगा, लेकिन बीच में बड़ा सेंटेंस होने के कारण हमको बीच में एक अर्ध विराम लगाया जाता है, ताकि हम थोड़ा सा वहाँ पे रुक सके। अल्प विराम देखेंगे, वाक्य के बीच में जब अर्ध विराम की तुलना में भी कम रुका जाता है तो अल्प विराम, अर्थात छोटे छोटे शब्दों के बीच में जब लगने लगता है ना वो कामा जैसे, तो वही आपका अल्प विराम हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में देखेंगे, पिताजी ने आलू, देखिए विराम चिन्ह, गोभी, फिर विराम चिन्ह, खीरा, विराम चिन्ह, टमाटर आदि खरीदे। अब देखिए टमाटर के बाद हम विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं। जैसे कई शब्द लिखना होता है तो वहाँ पे बीच में लगाते हैं, लास्ट वाले शब्द के बाद हम आदि लगा देते हैं, आदि लगाते हैं। ओके चलिए अब दूसरा है नहीं, मैं नहीं चल सकता। इसमें नहीं के पास जो है विराम चिन्ह लगा है, अल्प विराम। आप तो समझ गए होंगे। वाक्य जब बड़ा सा लिखेंगे वाक्य, तो उसमें क्या है, बीच में रुकने के लिए हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, और जब शब्द में लिखे जाएगा छोटे छोटे शब्दों में हमको शब्दों को बांटना रहेगा, वहाँ पे अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, जैसे आपका नाम क्या है, तुम कहाँ गए, इस तरह के
तुमसे किसने कहा, इस तरह के जब शब्द हम वाक्य बोलेंगे तो उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। कौन, क्या, किसने, इस तरह के प्रश्नवाचक। और विस्मयादि सूचक में हम देखेंगे, विस्मयादि सूचक चिन्ह में देखिए, विस्मयादि आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता, पीड़ा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, लगाते हैं विस्मयादि सूचक चिन्ह। तो देखेंगे कि हम क्या करेंगे। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे देखिए, अरे तुम कैसे जीत गए। अरे के पीछे देखिए यहाँ विस्मयादि का चिन्ह लगा हुआ है। ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है। ओह के पास देखिए यहाँ पे विस्मयादि चिन्ह लगा हुआ है। इस तरह से हम देखेंगे। अब हाय, मैं तो लुट गई। इसमें हाय के पास जैसे इस तरह के जो शब्द आते हैं ना, अरे, ओ, हाय, इस तरह के दीर्घायु हो, इस तरह का, तो दुर्घटना हो गई, इस तरह के जो जैसे मतलब आते हैं शब्द, तो उसमें क्या है, विस्मयादि चिन्ह लगता है। और मदन, आपका काम अपना काम करो। मदन, अपना काम करो। मीना, कल मत आना। इस तरह के जैसे शब्द होते हैं ना, उसमें भी विस्मयादि चिन्ह लगते हैं। अब हम देखेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह देखेंगे बच्चों, ये जोड़ने का काम करता है बीच में, और जैसे हम लिखते हैं ना उसके बीच में, और जैसे माता पिता लिख देंगे, माता और पिता, तो माता और पिता ना लिख करके बीच में हम लिख देंगे जैसे कि माता स्लीपिंग लाइन, पिता, तो वो और का काम करता है, या का काम करता है। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दाल रोटी, बहन भाई, रात दिन, जल्दी जल्दी, खाते पीते, खेलते कूदते, इस तरह के जो शब्द दिए हुए हैं, क्या है, ये योजक चिन्ह जो है उसके बीच में लगा है। यहाँ पे या और भी लगाते हैं, तो या और को हटा करके हम स्लीपिंग लाइन लगा देंगे। वही स्लीपिंग लाइन जो होती है योजक चिन्ह, अर्थात दो शब्दों को जोड़ने का काम करती है। चलिए, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ को जैसे दिखाने के लिए हम कि ये इनके अनुसार लिखा गया है या इनके अनुसार, तो इस तरह से हम ऐसे जैसे शब्दों में हम क्या करेंगे, वाक्यों में इस तरह के हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। निर्देशक चिन्ह क्या होता है बच्चों, वो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए, यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है तथा इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पहले किया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि जैसे कुछ लिखना होता है कि यह इनके अनुसार बताया गया है, इस तरह के जैसे शब्द आते हैं, तो जब लिखेंगे कि यह मतलब किसी वैज्ञानिक के अनुसार, किसी के जैसे यह थर्नडाइक ने उदाहरण दी है, तो ऐसे इस तरह से थर्नडाइक के अनुसार लिखेंगे और बड़ी सी स्लीपिंग लाइन लिख करके, और उनकी बातों को हम किस में लिखेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, या इन्वर्टेड कॉमा में, इस तरह से हम देखेंगे। तो वो उस अनुसार के जगह पे जब अनुसार हेडिंग डालते हैं तो वहाँ बीच में स्लीपिंग लाइन डालते हैं। इस तरह से हम देखेंगे। तथा इसका प्रयोग उद्धृत करने से पहले किया जाता है। जैसे नाटक एकांकियों में इसका प्रयोग अधिक होता है। जैसे देखिए सुरेश, जैसे संवाद होता है ना, तो संवाद में दो लोगों के बीच में जब बातचीत, तो सुरेश, मदन, कल मेरा जन्मदिन है, तुम आना। इस तरह से आगे देखेंगे। और तो मदन, जरूर आऊँगा, कब पहुँचना है, सुरेश, शाम को। तो ये मदन और सुरेश के बीच में जब संवाद हो रहा है, तो एक बार मदन बोल रहा है, एक बार सुरेश बोल रहा है, तो जब जो बोलेगा उसके बाद क्या बोलेगा, इसको दर्शाने के लिए इसका चिन्ह लगाते हैं निर्देशक का। अब देखिए, अब आपका है उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह में हम देखेंगे यहाँ पे दोहरा उद्धरण दिया हुआ है। तो किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों बताना हो तो तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई हो, तो उसी बात को सेम लिखने के लिए, सेम वैसे ही लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का। जैसे माँ ने कहा, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। माँ ने क्या कहा, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। तो मैं किसी से बात
नहीं करूँगी। यह शब्द, यह वाक्य लिखने के लिए हम इन डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। उदाहरण, हिंदी में उदाहरण कहा जाता है। तो गांधी जी ने कहा था, अहिंसा ही स्वतंत्रता, अहिंसा से ही स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि गांधी जी ने क्या कहा था। तो गांधी जी ने कहा था, अहिंसा से ही स्वतंत्रता मिल सकती है। तो गांधी जी की बातों को दर्शाने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह के बीच में रखते हैं। कोष्टक में देखेंगे, कोष्टक क्या होता है। कोष्टक का प्रयोग कठिन शब्दों का अर्थ बताने, विकल्प दिखाने आदि के लिए किया जाता है। जैसे कोष्टक शब्द जो है उसका क्या है कि किसी चीज़ का अर्थ दिखाने और उसको मतलब बताने के लिए किया जाता है। जैसे जब नेताजी क्या हुआ कि बर्मा पहुँचे, वहाँ उसका बहुत स्वागत हुआ। अब नेताजी को बताने के लिए कि नेताजी का मतलब क्या हुआ, तो नेताजी कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी शब्द का अर्थ बता रहा है कि मतलब इसी तरह से जैसे और भी हम हेडिंग डालते हैं, अ ब स, इस तरह के शब्दों को हम क्या करते हैं इसमें कोष्टक में लिखते हैं। अब देखिए आगे देखेंगे हंस पद या त्रुटिपूरक। तो हंस पद क्या है, जब बीच में कुछ लिखते हैं आप और छूट जाता है वहाँ पे कुछ चीज़ लिखना, तो फिर उसको कंप्लीट करने के लिए बीच में हम हंस पद लगा करके और उसके ऊपर हम लिख देते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, मेरी ब्लैंक्स खो गई है। तो जब ब्लैंक्स पे वहाँ पे हम लिख के हंस पद लिख करके ऊपर किताब लिख सकते हैं। छूट गया है तो बीच में राम का, जैसे यहाँ पे बीच में छूट गया, फिर सब लोग लेते हैं क्या, तो फिर नाम, तो आप वहाँ पे हंस पद, अर्थात उसका नाम ही है त्रुटिपूरक। अर्थात जब कुछ बीच में छूट जाए तो उसको पूरा करने के लिए हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। 11वां नंबर चलेंगे बच्चों, तो हम देखेंगे लांघव या संक्षेपक चिन्ह। तो किसी भी नाम या किसी भी मतलब वाक्य को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयत्न लांघव का प्रयोग करते हैं। उसको हम ऐसे जीरो की तरह लिखते हैं। तो किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम लांघव का प्रयोग करते हैं। जैसे आकस्मिक अवकाश, ठीक है, तो आकस्मिक अवकाश के बीच में आ और लांघव का चिन्ह और अ के बाद लांघव चिन्ह। इसी तरह चिकित्सा अवकाश में भी ची के पीछे देखिए लांघव चिन्ह है और आ के पीछे भी लांघव चिन्ह है। इस तरह से आप देखते सकते हैं। और प्रेरणार्थक में देखिए प्रे के पीछे लांघव चिन्ह है और क्रिया जो है, क्रिया के पीछे क्रिया न लिख करके की लिख करके क्री और वो लांघव चिन्ह दे दिया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे चलेंगे, तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और पूरे चैप्टर में हम लोगों ने आज क्या समझा, क्या पढ़ा, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा है, इसमें देखेंगे तालिका में। तो हमने क्या सीखा, पहला है आपका मौखिक भाषा की भाव भंगिमाओं, चेष्टाओं आदि को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए बनाए गए चिन्ह क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। यह इसका परिभाषा हुआ कि मौखिक भाषा के हाव भाव भंगिमाओं, चेष्टाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए बनाए गए विराम चिन्ह कहलाते हैं। चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ओके, अब दूसरा हम देखेंगे प्रमुख विराम चिन्ह, जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि सूचक, योजक, निर्देशक, उद्धरण, कोष्टक, हंस पद और लांघव। इस तरह के आपके इतने सारे जो है हिंदी में चिन्ह बनाए गए हैं। टोटल कितने हैं ये आपका, ये आपके टोटल इतने जो है आपके ये चिन्ह बनाए गए हैं। इस तरह से हम आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे के जो एक्सरसाइज वाले चैप्टर होंगे वो अगले वीडियो में जाएगी आपको। जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे और आप अध्ययन करते रहे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।